विद्युत चुंबकीय प्रेरण। क्या है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण। आप लोग जानते होंगे बेटा, घर पे सबके यहाँ बल्ब होता है ना, बल्ब। ठीक, आप कभी एहसास कीजिए, जैसे जैसे हम बल्ब के पास अपना हाथ लेकर के जाते हैं तो हमें उष्मा एहसास होने लगता है। ठीक है, क्या एहसास होने लगता है? उष्मा का एहसास होने लगता है। उसी तरीके से जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपका बल्ब लगा हुआ है, ये है मान लीजिए, यहाँ पे आगे हम बना होता है, उसकी बात छोड़ दीजिए, बस यही जने में समझ लीजिएगा। ये बल्ब है, बल्ब के पास जैसे यहाँ तक एनर्जी आ रही है, इसकी प्रकाश निकल रहा है, तो बल्ब के पास जैसे जैसे हम अपने हाथ को लेते हुए जाएंगे, हमको लगेगा ऐसा कि धीरे धीरे उष्मा का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। ठीक है ना, उष्मा का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। और हाई वोल्टेज की अगर सप्लाई चल रही है तो आप देखेंगे जैसे जैसे आप अपना हाथ बल्ब के पास में लेकर के जाएंगे तो कुछ अवस्था ऐसी आएगी जब ये ऑटोमेटिक अपनी तरफ खींच लेगा। एनर्जी भी आप लोग जानते होंगे, 11,000 वोल्ट की लाइट चल रही है, 44,000 वोल्ट है, तो ये सब एनर्जी इतना हाई पावर की होती है कि ये थोड़ा नीचे से ही वस्तुओं को आकर्षित करने की क्षमता रखती है। ठीक है ना, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण जो है, यानी विद्युत के अंदर, विद्युत धारा के अंदर एक ऐसा प्रेरण जागृत होता है जो दूसरी वस्तुओं को अपनी तरफ चुंबकित कर लेता है, आकर्षित कर लेता है। वही आकर्षित करने की क्रिया विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाती है। बात समझ में आई कि नहीं? वही जो आकर्षित कर लेते हैं वस्तुओं को अपनी तरफ, उसी क्रिया को क्या कहा जाता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहा जाता है। आपको विद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित कुछ बातों को समझाया गया, उसको भी देखें, और विद्युत चुंबकीय प्रेरण से ही कुछ और तथ्य आपके सामने भेजे जा रहे हैं। जैसे चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण विभव बल, ये जो शब्द आया है विभव बल, ठीक है, ये ऑब्लिक लगा करके देखिए, यहाँ बी फिर बूंदी रख दिया गया है, फिर वा फिर बूंदी रख दिया गया है, फिर बल लिखा हुआ है। इसका फुल नेम होता है विद्युत वाहक बल। ठीक है, क्या होता है? विद्युत वाहक बल। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण विद्युत वाहक बल के प्रेरित होने की घटना को चुंबकीय प्रेरण कहा जाता है। सिंपल सी बात। यही इतनी बड़ी परिभाषा आपको पेपर में भी लिखना है, लेकिन इस चुंबकीय प्रेरण को हमारे एक वैज्ञानिक हैं, जो साइंटिस्ट हैं, फैराडे नामक वैज्ञानिक हैं, इन्होंने कुछ प्रयोग किया था इसी का पता लगाने के लिए। तो फैराडे ने क्या प्रयोग किया था, उसी प्रयोग को हम यहाँ बताने का प्रयास कर रहे हैं। ध्यान से समझिएगा, आप बहुत विधिवत समझ में आएगा, कोई टिपिकल पॉइंट नहीं है। ठीक है, केवल एक बार ध्यान से देखिए फैराडे का प्रयोग। ये चित्र आपके सामने बना हुआ है। यहाँ पर इन्होंने क्या किया, एक मैग्नेट ले लिया, चुंबक ले लिया। ठीक है, अब इसका नॉर्थ सिरा आपके सामने दिखाई दे रहा है भाई, 2 डायमेंशनल फिगर पे आपको बनाया गया है, ये 3D फिगर है, तो उसका एक सिरा पीछे की दिशा में रहेगा। तो ये नॉर्थ वाला हिस्सा आपको दिखाया जा रहा है। सामने ये दो गोल लगे हुए हैं, इस गोल को कुंडली नाम दिया गया। ये क्या है? कुंडली है। इन्होंने एक चुंबक लगाया। जैसे आप लोग देखते हैं कि शादी विवाह में ना एक छुरछुरिया आती है, छुरछुरिया, उसमें हम जब आग लगा देते हैं ना तो भड़ूम भड़ाम करने लगता है, दगने लगता है, वो ऊपर तक चिंगारियां जाती हैं कि नहीं जाती है? वही तरीके से सेम ये भी कर रहा है। क्या कर रहा है कि जैसे हम यहाँ चुंबक को कुंडली के जितने समीप में रखते हैं, चुंबक को कुंडली के जितने समीप में रखते हैं, इसमें से चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या बेटा अधिक होती है। निकलने वाले देखिए, चुंबक के अंदर से गुजरने वाली संख्या ज्यादा है यहाँ पर, और यहाँ पर देखिए यहीं से कुछ टकराव लेकर के बाहर निकल गई। ध्यान से देखिएगा, निकली यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 किरणें हैं। आपके सामने 10 किरण दिखाई गई है। पहली कुंडली जब लगाई गई तो उसमें से कई किरणें बाहर आई हैं सीधी रेखा में? 1 2 3 4 5 6। कई किरण गायब हुई? 4 किरण गायब हो गई।
यानी कि जैसे जैसे चुंबक से कुंडली की दूरी बढ़ती जाती है वैसे वैसे चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या के मान में भी परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? फिर से देखिएगा, चुंबक को हम जैसे कुंडली के समीप में रखेंगे तो ज्यादा से ज्यादा किरणें कुंडली में से होकर गुजरेंगी, सीधी सीधी बात। लेकिन जैसे ही कुंडली की दूरी हम चुंबक से बढ़ाएंगे तो जो इसमें से निकलने वाली रेखाओं की संख्या है उसके मान में परिवर्तन हो जाएगा। और देखते ही है, आप देख रहे हैं कि यहाँ फिगर में आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे 6 किरणें निकली हुई है और जैसे ही और आगे थोड़ा दूरी बढ़ाए तो उसमें हम देख रहे हैं कि 4 किरणें सीधी जा रही, बाकी 2 के रिफ्लेक्ट हो गए। बात समझ में आई कि नहीं? तो इन्होंने बताया कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण जो विद्युत वाहक बल होता है वो प्रेरित होने की घटना को चुंबकीय प्रेरण कहा जाता है। तो यही चीज है यहाँ पे, ये चुंबकीय बल जो लगा हुआ है इसकी जैसे जैसे हम कुंडली से दूरी बढ़ाएंगे तो चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या के मान में परिवर्तन होगा, यानी अधिक हो जाएंगी। जैसे जैसे दूरी को बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे उनके मान में यानी संख्या में कमी होती चली जाती है। यही आपका फैराडे का प्रयोग था। ठीक है, फट से नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल एक कंपटीशन क्लासेज और मैं हूं अखिलेश तिवारी। आज मैं आपको क्लास 10th का एक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। इसके पहले मैंने आपको वैद्युत से परिचय कराया है, उम्मीद है कि वो बहुत ही अच्छा लगा होगा आप लोगों को। इसी प्रकार से आज इस चैप्टर का न्यू डाला जा रहा है, वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। बहुत ही रोमांचित चैप्टर है। इसी में आपको मैक्सवेल का पेचकस का नियम मिलेगा, फ्लेमिंग के राइट हैंड नियम मिलेंगे, लेफ्ट हैंड नियम मिलेंगे। उसके बाद जो है विद्युत मोटर से परिचय कराया जाएगा, आपका डायनमो से भी इसी में परिचय कराया जाएगा। यदि आप चैप्टर को लास्ट तक देखते हैं तो उम्मीद करते हैं कि आपको परीक्षा में 90+ लाने से कोई नहीं रोक सकता है। बस केवल हमारे द्वारा कही गई बातों का अनुसरण आप ध्यान से कीजिए, सारी बातों को सुनिए, अच्छे से गौर कीजिए। उम्मीद है कि आपको बहुत ही आनंद आएगा। चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। हेडिंग पड़ी हुई है, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। अब सबसे पहले हम यही चीज जान लेते हैं बेटा, चुंबकीय प्रभाव में से होता क्या चीज है। जिस प्रकार से यदि बीच में यहाँ पर कोई मैग्नेट लगा दिया जाए और मैग्नेट के चारों दिशाओं में यदि किसी लोहे की वस्तु को रखा जाता है तो लोहे की वस्तु को मैग्नेट अपनी तरफ आकर्षित करने लगता है। ठीक है, उसमें एक आवेश होता है, उसी आवेश के कारण मैग्नेट अपने से छोटी लोहे की वस्तु को अपनी तरफ आकर्षित करने लगता है। इसी आकर्षित करने के गुण को चुंबकीय प्रभाव कहा जाता है। लेकिन हम लोग विद्युत से पढ़ रहे हैं तो हम लोग विद्युत से ही जानेंगे। मान लीजिए आप यहाँ पे कोई तार लगा रहे हो, ये कोई तार है और इस तार में धारा प्रवाहित हो रही है। तो तार में धारा प्रवाहित होने के दौरान हम देखते हैं कि तार के चारों तरफ एक विशेष प्रकार की ऊर्जा जागृत होती है जिसे आवेश कहा जाता है, और इसमें भी खिंचाव आकर्षण का गुण आ जाता है। इसी को वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहा जाता है। ठीक है, इस प्रभाव को जानने के लिए अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने एक प्रयोग किया था और उन्होंने क्या बताया था उस प्रयोग में, ध्यान से देखिएगा प्रयोग इनका। इन्होंने एक यंत्र लिया, ऐसे फिक्स किया गया जमीन से और इसका सिरा नुकीला बना दिया गया और इस पर एक दिक् सूचक यंत्र लगाया गया। ऐसे ही ये फिक्स था। यहाँ पे नॉर्थ, यहाँ पे साउथ, 2 पोल लगाए गए, नॉर्थ और साउथ के। तो यहाँ पर जब 2 पोल लगाया गया तो इन्होंने कहा इस यंत्र को आप मोशन दे दीजिए, क्योंकि ध्यान से देखिएगा जिस स्थान पर यह फिक्स किया गया है वो पॉइंट बहुत नुकीला बनाया गया है। और इस पर रखे हुए यंत्र को जब हम मोशन दिए, गति करना शुरू किया ये, तो जब अपने स्थान पर आकर के पुनः अपनी अस्थायी अवस्था में रुका तो वहां देखने को क्या मिला कि इसका एक सिरा नॉर्थ दिशा में और एक सिरा साउथ दिशा में जाकर के रुका। इससे हमें पता चला कि चुंबक में केवल 2 ध्रुव पाए जाते हैं, उन दोनों ध्रुवों का नाम है नॉर्थ और साउथ। नॉर्थ मीन्स होता है उत्तर और साउथ मीन्स होता है दक्षिण। यानी चुंबक में बेटा 2 ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। ये अर्नेस्ट रदरफोर्ड के प्रयोग से हुआ था। ठीक है,
इसके बाद का अगला टॉपिक है, यदि हम बात करें इसके चुंबकीय क्षेत्र की, तो चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है उसके विषय में जान लीजिए। जैसे ये चुंबक लगा हुआ है बेटा, तो इसका भी एक निश्चित क्षेत्र होता होगा। जैसे ये ध्यान से देखिएगा क्षेत्र को, ये जो क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है यही क्षेत्र होता है चुंबकीय क्षेत्र। इसको हम कैसे जान पाते हैं, यानी बीच में मैग्नेट रख दीजिए, उसके चारों तरफ लोहे के छोटे टुकड़े को ऐसे ऐसे दौड़ाइए, जहां पर वो आसानी से उस लोहे के टुकड़े को अपनी तरफ आकर्षित कर लेगा, वही उतना क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र होता है। यानी ऐसा क्षेत्र जहां पर रखी कोई वस्तु चुंबकत्व का अनुभव करती है, खिंचाव का अनुभव करती है, उसी को क्या कहा जाता है, चुंबकीय क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा, चुंबकीय क्षेत्र बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो ये चुंबकीय क्षेत्र वो पॉइंट है जहां पर कोई वस्तु अगर रख दी जाए और बीच में उसके चुंबक रख दिया जाए, तो चुंबक के जरिए वो वस्तु अपने आप खींचती हुई उसके पास चली आए, तो उसी क्षेत्र को जहां से वो खिंचाव का अनुभव करे, वही क्षेत्र क्या कहलाता है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, ये सामने आपको जो प्रतिबिंब दिखाया गया है, ये बीच में मैग्नेट रखा हुआ है, इसका ये क्षेत्र बनाया गया है। इतने क्षेत्र के अंदर में कोई भी वस्तु आप कहीं पर भी रख दीजिए तो वो खींच करके इसी चुंबक के पास चली आती है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम इससे बाहर रखते हैं तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसका मतलब एक निश्चित क्षेत्र बना हुआ है चुंबक का, जहां पर वो वस्तु को आसानी से अपनी तरफ खींच लेती है, उसी को चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। अगला है आपका मैक्सवेल का कार्क स्क्रू नियम, जिसे पेचकस का नियम कहा जाता है। हेडिंग पड़ी हुई है आपके सामने, मैक्सवेल का पेचकस का नियम। बहुत ही आसान नियम है, ध्यान से सुनिएगा, नियम कभी नहीं भूलेगा ये आपके माइंड से, बस केवल एक बार ध्यान से देख लीजिए। मैक्सवेल नामक एक वैज्ञानिक है, उन्होंने एक नियम दिया था, इसीलिए उसके नाम से उन्हें मैक्सवेल का पेचकस का नियम कहा जाता है। बात पेचकस की आ रही तो पेचकस नियर अबाउट हम उम्मीद करते हैं आप लोगों को पता भी होगा, देखे भी होंगे किस तरीके से पेचकस उपयोग किया जाता है। तो पेचकस का नियम जो इन्होंने दिया था वो यही बताया था कि यदि हम पेचकस को दक्षिणावर्त दिशा में, दक्षिणा का मतलब होता है दाहिने हाथ की दिशा में, ध्यान दीजिएगा, जैसे ये पेचकस है, इसको आपको जो है दाहिने हाथ की दिशा में क्लॉकवाइज, जिस तरीके से घड़ी चलती है उधर जब घुमाते हैं ऐसे, यानी जब हम पेचकस को दक्षिणावर्त दिशा में घुमाते हैं यह तरीके से जब घुमाते हैं तो स्क्रू नीचे चला जाता है, यानी पात्र में कस लेता है। तथा यदि हम पेचकस को वामावर्त दिशा में घुमाते, वामावर्त का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे और ऐसे घुमाते हैं तो स्क्रू जो है पात्र से खुल करके ऊपर आ जाता है। ठीक है, यही नियम था, एक बार फिर से स्पष्ट कर लीजिए। मैक्सवेल द्वारा बताए गए नियम में, पेचकस के नियम में यह बताया गया कि यदि हम पेचकस को दक्षिणावर्त यानी दाहिने हाथ की दिशा में घुमाते हैं तो स्क्रू नीचे चला जाता है, और यदि हम उसी के अपोजिट पेचकस को वामावर्त दिशा में घुमाते हैं तो स्क्रू ऊपर की दिशा में चला आता है। इसी को मैक्सवेल का कार्क स्क्रू नियम या पेचकस का नियम कहा जाता है। ठीक है ना, नियम समझ में आया हो तो बात को नोट कर लीजिएगा, जिससे आपको ये कभी भूले मत। हम चलते हैं अगले टॉपिक पर। अगला नियम है आपका फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, हेडिंग पड़ी है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। अब फ्लेमिंग नामक एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने इसी से ही धारा से संबंधित कुछ नियम दिया था, उसी को फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम कहा जाता है। नियम में उन्होंने अपने बाएं हाथ को कुछ ऐसे बनाया हुआ था, ये एवरेज आपको यहाँ पे दिखाया जा चुका है, यही है, इसी एवरेज में इन्होंने नियम दिया था और नियम में विधि समझाए हैं। यदि हम अपने बाएं हाथ की उंगलियों को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों परस्पर लंबवत हो, लंबवत मतलब क्या होता है बेटा, 90 डिग्री पर। ठीक है, यानी हम अपने बाएं हाथ की उंगलियों को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों सीधा यानी 90 अंश पर लंबवत खड़ी हो। उस अवस्था में अंगूठा जो है, ये अंगूठा चालक में बल की दिशा को बताता है। क्या बताता है, चालक में बल की दिशा बताता है। और मध्यमा, ये मध्यमा, इस उंगली का नाम जानो ना, पांचों उंगलियों का नाम क्या होता है, तो यही है आपका अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा, इन्हीं तीनों का काम है। तो हमने कहा कि अंगूठा जो है चालक में बल की दिशा को बताता है और तर्जनी उंगली जो है
ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताता है, और जो मध्यमा है ये वैद्युत धारा की दिशा को बताता है। यही इतना नियम इन्होंने दिया था, और उस नियम को इन्होंने किस प्रकार समझाया था उसको अभी हम एक बार फिर से क्लियर कर रहे हैं। फिलहाल इतना जानिए, बल को किससे व्यक्त करते हैं? फोर्स, एफ से। चुंबकीय क्षेत्र को कैपिटल बी से लिखते हैं, और धारा को आई से व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो इन्होंने जो नियम दिया उस नियम में इन्होंने बताया कि यदि हम अपने बाएं हाथ की उंगलियों को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों परस्पर लंबवत हो। अब उंगलियों का मतलब ये हुआ कि तीनों उंगलियां कौन कौन है, आप लोग ध्यान से देख लीजिए। अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा, यही तीनों उंगलियों का काम है इसमें, और कोई उंगली आपको नहीं फैलाना है, इसको ध्यान रखिएगा। अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा, इन्हीं तीनों उंगलियों को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों परस्पर लंबवत हो। तब अंगूठा जो है वो चालक में बल की दिशा को बताएगा, तर्जनी जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगा, और मध्यमा वैद्युत धारा की दिशा को बताता है। इसी को फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम कहा जाता है। ठीक है, इस नियम को आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसका जो है एक और नियम है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। ये आपको बाएं हाथ का नियम बताया गया है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का भी नियम है, वो भी जस्ट इसी कंडीशन में लागू होता है। बस इतना है कि इसमें हम बाएं हाथ की उंगलियों का प्रयोग कर रहे थे, उसमें दाहिने हाथ की उंगलियों का प्रयोग करेंगे। सेम कंडीशन में जैसे इसकी परिभाषा बताई गई है वही तरीके से उसकी परिभाषा होगी। जो वर्क यहाँ पे बताया गया तीनों उंगलियों का, वही वर्क वहां पे भी किया जाता है। ठीक है, चलिए इस बात को नोट कर लीजिए। अगला टॉपिक है आपका दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। जैसे आपको बताया गया कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ और बाएं हाथ का नियम होता है, सेम उसी कंडीशन में फ्लेमिंग ने अपने दाएं हाथ के अंगूठे का नियम प्रस्तावित किया है। उसकी हेडिंग आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी, दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। इस अंगूठे के नियम में बेटा बस केवल थोड़ी सी बात को आपको ध्यान रखना है, बहुत ही इजी नियम होता है ये। तो नियम क्या है, जैसे ये है हमारा हाथ, दायां हाथ है, इस दाएं हाथ में कोई विद्युत चालक तार को इस प्रकार पकड़ा जाए कि ये उंगलियां आपको दिखाई दे रही होंगी, उंगलियां इस तार के चारों तरफ लिपटी हुई दिखाई दे, तो अंगूठा, देखिए अंगूठा ऊपर की दिशा में आ गया है। ठीक है, तो इन्होंने ये नियम बताया है कि यदि हम किसी विद्युत चालक तार को इस प्रकार पकड़ें कि उंगलियां तार के चारों तरफ लिपटी हुई हो, तो अंगूठा चालक में गति की दिशा को बताता है, और जो लिपटी हुई उंगलियां हैं ये उंगलियां आपके चुंबकीय बल रेखाओं का बोध कराती हैं। ध्यान दीजिएगा, यही तरीका आपको देना है। इसमें मान लीजिए कोई आप छड़ पकड़े हो, विद्युत चालक छड़ है, ये भी आपको दिखाना है। तो ये लिपटी हुई जो उंगलियां हैं ये चुंबकीय बल रेखा को बताती है, और अंगूठा जो है ये चालक में गति को बताता है। ठीक है, यही इतना इनका दो नियम है, 2 पॉइंट का नियम है। क्या क्या, यदि हम किसी विद्युत चालक तार को अपने दाहिने हाथ से इस प्रकार से पकड़ें कि उंगलियां तार के चारों तरफ लिपटी हों, तो अंगूठा चालक में गति की दिशा को बताता है, और लिपटी हुई उंगलियां चुंबकीय बल रेखाओं का बोध कराती है। इसी को दाएं हाथ के अंगूठे का नियम कहा जाता है। इसके बाद का बेटा अगला टॉपिक है आपका वैद्युत मोटर, जिसे हेडिंग से आपको दिखाया गया है। वैद्युत मोटर बना हुआ है यहाँ पे सामने, इसके स्क्रीन पर आपको फिगर भी दिखाई दे रहा होगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं विद्युत मोटर होता क्या चीज है। ठीक है ना, विद्युत मोटर आमतौर पे हम लोगों के पास में उपलब्ध भी है, जिससे हम खेतों में सिंचाई के लिए उपयोग करते हैं, वही है विद्युत मोटर।
इसका उपयोग क्या होता है कि ये विद्युत ऊर्जा सप्लाई दे करके इससे हम पंखा लगा करके उसमें से पानी निकालते हैं जिसको खेतों में सप्लाई दिया जाता है। ठीक है, वास्तव में विद्युत मोटर जो होता है ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। यह भी एक प्रकार का यंत्र होता है जो कार्य क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। अच्छा, आप लोग ये जानते हो कि यांत्रिक ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है? बताइए, आप लोगों को पता है यांत्रिक ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है? ध्यान दीजिए हमारी बात को। जैसे जब हम चलते हैं तो हम क्या करते हैं? गति करते हैं। गति करने के दौरान हमसे कुछ एनर्जी का हरासमेंट होता है। उसी प्रकार से जो यंत्र के माध्यम से गति होती है उससे भी एनर्जी हरासमेंट होता है। लेकिन गति भी कई प्रकार की होती है। एक होता है सीधी रेखा में सीधे चलते रहना, वो भी गति है, और एक होता है कोई एक ही स्थान पे रुक करके घूमते रहना, वो भी गति होती है। तो यंत्र के माध्यम से जब कोई घूर्णन गति होती है तो उसी को वैद्युत ऊर्जा के द्वारा अगर मोटर में हम सप्लाई देते हैं तो क्या करता है? घूर्णन करता है, और वही घूर्णन के कारण जो उसकी एनर्जी लॉस होती है उसी को यांत्रिक ऊर्जा यानी गति के दौरान जो ऊर्जा प्राप्त हो रही है उसी को क्या कहा जाता है? यांत्रिक ऊर्जा कहा जाता है। चलिए थोड़ा सा फिगर पे ध्यान देते हैं। फिगर कैसे बना हुआ है? बहुत ही इजी होता है फिगर बनाना इसका। अगर जिस पॉइंट से हम आपको जिस एंगल से समझा रहे हैं उसी एंगल से अगर आप लोग समझेंगे तो पेपर में बिंदास कोई दिक्कत नहीं होगी, आप आंख बंद करके बना सकते हैं फिगर। इतना इजी होता है। देखिए ध्यान से कैसे बनता है। सबसे पहले क्या करना है? आपको एक चुंबक बनाना है नॉर्थ में और एक चुंबक बना लेना है साउथ में। ठीक, चुंबक बनाने के बाद बेटा इसके बीच में थोड़ा सा स्पेस छोड़ देते हैं जिसमें एक 4 कोने का आप देख रहे हैं ये बॉक्स रखा हुआ है। ठीक है, अभी इस बॉक्स को हम नाम से आपको प्रेरित नहीं करेंगे, अभी आपको नाम नहीं पता है, बस केवल हम जितना बता रहे हैं उतना ध्यान से सुनते जाइए। ये बॉक्स बना दीजिए। बॉक्स बनाने के बाद इसका आगे का जो हिस्सा है यहाँ से थोड़ा सा पार्ट इसका मिटा दीजिए, और मिटाने के बाद यहाँ से इसको और इसको दोनों को मिला करके एक सीधी रेखा में निकाल दीजिए आगे। ठीक है, इस तरीके से निकाल दीजिए। आगे आने के बाद यहाँ पर एक वलय बनाना है जो आप ये कंडीशन में बना सकते हैं। ध्यान से देखिए, ऐसे बना दीजिए और इधर से भी ऐसे पाइप खींच करके डबल एरो के द्वारा सजा दीजिए। सेम कंडीशन यहाँ पे देना है। उसके बाद इस एंगल को, बीच वाली नली को आप ऐसे सीधा निकालते हुए आगे तक आ जाइए। और ध्यान दीजिए, जहाँ पर ये एंगल बना है उसी एंगल पर आपको 2 पत्ती लगाना है। इसी का नाम यहाँ ब्रश रखा गया है। उसी ब्रश के माध्यम से आपको तार निकालना है और वो तार आकर के कहाँ ऐड हो जाएगा? बैटरी में। यही इतना आपके फिगर का क्रिया है। फिगर अगर समझ में आ गया है तो एक बार लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। आगे ध्यान दीजिए, जो ये चुंबक रखा हुआ है आपको पता होगा कि चुंबक में केवल 2 ध्रुव पाए जाते हैं, नॉर्थ और साउथ। तो निश्चित है जो नॉर्थ में है उसमें नॉर्थ रहेगा, जो साउथ में दिखाई दे रहा है उसको साउथ बताएंगे। तो नॉर्थ और साउथ चुंबक हो गया। जो ये 4 कोने का बॉक्स आपको रखने के लिए कहे थे इसका नाम है आर्मेचर कुंडली। क्या नाम है? कुंडली या आर्मेचर। इसका नाम ABCD रखा जाता है। इसके बाद इसी कुंडली के बीच से एक पतला सा तार आता है जो दोनों सिराओं को बांधता हुआ आगे तक निकल आता है। और यहाँ पर जो ये वलय बनाया गया है इसको विभक्त वलय कहा जाता है। और वलय के अंदर में 2 खूंटी दिखाई दे रही है आपको, ये खूंटी आपका ब्रश का काम करता है। और इसको ले आकर के बैटरी से आसानी से जोड़ देते हैं, आपका फिगर तैयार हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं इसके प्रमुख पार्ट पर। हमने आपको बताया विद्युत मोटर एक ऐसी युक्त या साधन है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। इसकी रचना में आपको 3 पार्ट मिलेगा, क्षेत्र चुंबक, आर्मेचर और विभक्त वलय। ये 3 पार्ट मिलेगा। तो बेटा अगर आपको पॉइंट नोट करना होगा तो वीडियो को स्टॉप करके रोक करके आप पॉइंट नोट कर लीजिएगा, क्योंकि हम इस पर अगर लिख करके दिखाएंगे तो काफी समय लगेगा। ठीक है, और वीडियो लंबी भी हो जाएगी, इसलिए हम नहीं चाह रहे हैं आप लोगों का ज्यादा समय हरासमेंट हो। इसलिए आपको अगर लिखना होगा तो आप वीडियो रोक करके आराम से लिख लीजिएगा। हम जो समझा रहे हैं उस बात को ध्यान से देखिए केवल। ये आपका टॉपिक है क्षेत्र चुंबक। ठीक है, क्षेत्र चुंबक किसे कहा जाता है? तो यहाँ देखिए, आपके कुंडली के दोनों साइड में नॉर्थ और साउथ 2 ध्रुव खंडों का बना हुआ, नॉर्थ और साउथ 2 ध्रुव खंडों का बना हुआ एक शक्तिशाली चुंबक लगा हुआ है। इसी को क्षेत्र चुंबक कहा जाता है। जो कुंडली इसी चुंबक के बीच में राउंड करती है, मोशन करती है, इसे क्या कहते हैं? क्षेत्र चुंबक कहते हैं। आर्मेचर पर आइए।
ये आर्मेचर जो आपका लगा हुआ है, ये आर्मेचर क्षेत्र चुंबक के बीच में एक ABCD नामक बॉक्स रखा गया है, जिसे आर्मेचर या कुंडली कहा जाता है। यह नर्म लोहे का बना होता है। किसका बना होता है? नर्म लोहे का बना होता है। और इस पर कॉपर के पतले पतले तारों का कई फेरा चढ़ा करके एक कुंडली बना दिया जाता है, जिसे आर्मेचर कुंडली कहा जाता है। ठीक है, ये आपकी कुंडली हो गई। इसके बाद आ रहा है विभक्त वलय। निश्चित है आप लोग देख ही रहे हैं विभक्त वलय कहाँ लगा हुआ है। यह पीतल का जो पतला पतला छल्ला होता है, ठीक है, पीतल का जो छल्ला होता है जो कुंडली से जाकर के जुड़ा होता है, और इसी को विभक्त वलय कहा जाता है। छल्ले के माध्यम से दो पतले पतले पिन लगे होते हैं, जिसका नाम ब्रश रखा गया है। ब्रश को यहाँ पर दोनों तारों से जोड़ करके बैटरी से ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं। ये आपके फिगर का संरचना तैयार हो गया। अब इसके बाद हम इसके कार्यविधि को देखते हैं। कार्यविधि क्या है? कार्यविधि, इसकी कार्यविधि अब आपको देखना है। ठीक है, कार्यविधि का वर्णन करने के लिए थोड़ा सा वक्त लगेगा। अगर आप लोग वीडियो को ध्यान से नहीं सुनेंगे तो समझ में भी नहीं आएगा। इसके कार्य सिद्धांत के बारे में जानते हैं। जो कार्यविधि बताई जा रही है विद्युत मोटर की कार्यविधि, इस कार्यविधि को ध्यान से समझिएगा, क्योंकि मामला थोड़ा सा लंबा जाएगा। इसलिए अगर ध्यान नहीं देंगे, वीडियो को लास्ट तक नहीं देखेंगे तो समझ में कम आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसी चित्र के माध्यम से हम आपको पूरा समझाने का प्रयास करेंगे, और चित्र को ध्यान से देखते रहिए, इस हिसाब से आप लिख ले जाएंगे। देखिए ध्यान से कार्यविधि। जब हम बैटरी के माध्यम से विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो कुंडली में धारा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियमानुसार कार्य करती है। फिर से ध्यान से सुनिएगा। जब बैटरी में धारा प्रवाहित करते हैं तो ये कुंडली जो लगी हुई है ये फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियमानुसार कार्य करती है। ठीक, और जब कुंडली घूमने लगती है तो उस अवस्था में भुजा AB जो है, ये AB वाली भुजा, ये नीचे की दिशा में तथा भुजा CD ऊपर की दिशा में कार्य करने लगती है, और कुंडली निरंतर वामावर्त दिशा में, जो एंटी क्लॉक वाइज बोला जाता है ना, आप लोग जानते होंगे एंटी क्लॉक, यानी जिस दिशा में घड़ी चलती है उस दिशा में नहीं, वो क्लॉक वाइज है, उल्टा, उसी को वामावर्त दिशा कहा जाता है। जब इसमें धारा प्रवाहित हो जाती है तो भुजा AB नीचे की दिशा में और भुजा CD ऊपर दिशा में कार्य करती है, और कुंडली निरंतर वामावर्त दिशा में घूमती रह जाती है, और विद्युत मोटर में निरंतर धारा बहती रहती है। ठीक है, बात समझ में आई? विद्युत मोटर का उपयोग जो है वो केवल विद्युत मोटर का उपयोग जो है वो केवल विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने के लिए ही प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा और कुछ नहीं लिखना है आप। ठीक, समझ में आ गई बात ना? चलिए अगला टॉपिक स्टार्ट करते। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव से विद्युत धारा जनरेटर अथवा डायनेमो। इसके पहले आपको विद्युत मोटर का वर्णन कराया जा चुका है। उसमें आपने विद्युत मोटर के बारे में विद्युत जानकारी ली। उसमें आपने परिभाषा में यह भी पढ़ा कि विद्युत मोटर ये वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। इस क्वेश्चन में आपको ध्यान देना है कि वैद्युत धारा जनित अथवा डायनेमो जो होता है ये क्या करता है, ये यांत्रिक ऊर्जा को किस में बदल देता है? वैद्युत ऊर्जा में बदल देता है। ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा को किस में बदल देता है? वैद्युत ऊर्जा में। ध्यान दीजिएगा, डायनेमो दो प्रकार का होता है। पहला टाइप है आपका दृष्टि धारा डायनेमो, और अगला है प्रत्यावर्ती धारा डायनेमो। दृष्टि धारा डायनेमो को डीसी करंट कहा जाता है, जिसे शॉर्टकट में डीसी बोलते हैं, और प्रत्यावर्ती धारा को एसी करंट कहा जाता है। एसी, दोनों का पूरा नाम भी जान लीजिए। डीसी और एसी का पूरा नाम क्या होता है? डीसी का मतलब होता है डायरेक्ट करंट। क्या होता है? डायरेक्ट करंट। और एसी का मतलब होता है अल्टरनेटिंग करंट। एसी का मतलब क्या होता है?
अल्टरनेटिंग करंट। ध्यान दीजिएगा, डीसी धारा डायनेमो जो डीसी करंट होता है ये डायरेक्ट करंट देता है, इसमें अर्थिंग का काम नहीं होता है। जैसे हमारे पास जनरेटर जो होता है, लाइट वाला जनरेटर, इसको देखिए दोनों तार को हम आसानी से टच कर लेते हैं, लेकिन हमको करंट नहीं एहसास कराता है, क्योंकि इसमें कोई भी तार डीसी करंट में आपको अर्थिंग नहीं देगा, और जब तक आपको अर्थिंग नहीं मिलेगी तब तक आपको करंट झटका का एहसास नहीं होगा। अगला है प्रत्यावर्ती धारा डायनेमो। इस जनरेटर में अर्थ और फेस दोनों चलते हैं, ठीक है, इसमें अर्थ और फेस दोनों चलते हैं। जैसे कि सामने लाइट चल रही है, इस लाइट में अर्थिंग और फेस दोनों रहते हैं। अगर इसमें हमें कहीं करंट अगर लग गई तो तुरंत मार डालेगी, ठीक है। तो हम आज डीसी धारा और प्रत्यावर्ती धारा के डायनेमो के बारे में पढ़ रहे हैं। सबसे पहले चलते हैं डीसी धारा डायनेमो पर, और यहाँ देखते हैं इसका फिगर कैसे बनता है। विद्युत धारा जनित्र में आपको सबसे पहले डीसी धारा के बारे में बताया जा रहा है, जिसका चित्र आपके सामने बना दिया गया है। सबसे पहले हम इसी चित्र का अध्ययन करते हैं, चित्र कैसे बना, किस प्रकार से बनाया गया। तो सबसे पहले आपको बेटा विद्युत मोटर में भी एक फिगर आपको बना करके दिखाया गया था, वही वाला फिगर यहाँ पे बनाना है। एकदम सेम प्रक्रिया उसी तरीके से होनी है। ये है आपका एक चुंबक लगा है जो नॉर्थ दिशा में है, और यहाँ पर एक चुंबक लगाया गया है जो साउथ दिशा में रखा हुआ है, यानी ये दोनों मैग्नेट हैं। इसके बीच में एक ABCD नाम की कुंडली लटकी हुई है। कुंडली के अगले सिरे पर आकर के यहाँ पर विभक्त वलय के 2 पॉइंट जुड़े हुए हैं, और विभक्त वलय के साथ देखिए इधर भी एक पतली पत्ती, एक इधर पतली पत्ती निकली हुई, जिससे ला करके इस बल्ब को ऐड किया गया है। ये इतना आपका फिगर है। अब देखिए इसके प्रमुख भाग में रचना में सबसे पहले हम जाते हैं क्षेत्र चुंबक पर। यही हेडिंग पड़ती है इसमें, क्षेत्र चुंबक ये क्या होते हैं। सबसे पहले इसके बारे में जान लीजिए। क्षेत्र चुंबक एक अस्थायी शक्तिशाली चुंबक होता है जो 2 ध्रुव खंडों N और S में विभक्त होता है। क्षेत्र चुंबक एक अस्थायी चुंबक होता है और काफी शक्तिशाली होता है, जो 2 ध्रुव खंडों N और S, N फॉर होता है नॉर्थ और S फॉर होता है साउथ, 2 ध्रुव खंडों में बटा होता है। इसी को क्षेत्र चुंबक कहा जाता है। अगला टॉपिक है आपका आर्मेचर। इसी को आर्मेचर या कुंडली दोनों कह सकते हो। देखिए इसमें क्षेत्र चुंबक के बीच में एक ABCD नाम की कुंडली लगी हुई है, जो नर्म लोहे के क्रोड पर कापर के पतले पतले पृथककृत तारों का कई फेरा चढ़ा होता है, ठीक है। ये नर्म लोहे का क्रोड होता है और इस पर कापर का तार लेकर के पतले पतले तार को कई बार ऐसे लपेटा गया होता है, ठीक है। वो कार्य क्या करता है, इसी चुंबक के बीच में घूर्णन करता है, और उसी घूर्णन करने के दौरान इसमें ऊर्जा उत्पन्न होती है। अगला नंबर है विभक्त वलय। विभक्त वलय ये सामने लगा हुआ है, ये पीतल की पत्तियां होती हैं। इसको ला करके इसके मेन से छोर पर लगा करके इसमें पतले पतले 2 ब्रूस के माध्यम से इसको जोड़ दिया जाता है। जब हमारी कुंडली घूर्णन करना शुरू करती है तो इसमें घूर्णन के दौरान एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जो फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार कार्य करता है, और उसी से निरंतर धारा प्रवाहित होती रहती है और बल्ब आसानी से जलता रहता है, ठीक है। अब इसकी क्रिया विधि का वर्णन किया जा रहा है। ये कार्य कैसे करता है उस विधि को बताने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, इसी चित्र के माध्यम से हम आपको समझा रहे हैं, बाकी लिखने का कार्य आप वीडियो को स्टॉप करके आराम आराम से कर लीजिएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा कार्य विधि में। डीसी धारा डायनेमो भी विद्युत मोटर की तरह ही कार्य करता है। जब हम कुंडली ABCD में धारा प्रवाहित करते हैं तो इसमें एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जो फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से कार्य करता है, ठीक है। जब कुंडली चुंबक के ध्रुवों के बीच में घूर्णन करने लगती है, ठीक, तो AB सिरा ऊपर और CD सिरा जब नीचे होता है तो उस अवस्था में इसमें धारा ज्यादा मात्रा में संचालित होती है, और जब CD सिरा ऊपर हो जाता है, AB सिरा नीचे हो जाता है, तो उस अवस्था में धारा का मान कम हो जाता है। ध्यान रहे, विभक्त वलय प्रत्येक आधे चक्कर में अपना स्थान बदल लेता है, यानी जब आधा चक्कर पूरा हो जाएगा तो ये वाला गुटका इस स्थान पर और ये वाला गुटका इस स्थान पर आ जाता है। इससे क्या होता है कि निरंतर कुंडली में देखिए, कुंडली पूरा मूवमेंट नहीं करती है जनरेटर में। आपको लगता है क्योंकि इंजन बहुत स्पीड में चलता है, इसलिए हमको वो एहसास नहीं होता है कि ऐसे राउंड कर रहा है, जबकि वो राउंड नहीं करता है बेटा।
आधा चक्कर ऐसे जाता है, फिर ऐसे आता है, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे ऐसे घूमता है ये, ठीक है। तो वही तरीके से भी कार्य करता है। तो जब आधा चक्कर ये इधर रहते हैं तो ये वाले इधर रहते हैं, बाकी जब अगला आधा चक्कर चलता है तो ये वाला घूम के इधर हो जाता है और ये वाला इधर, ठीक। उस अवस्था में क्या होता है कि कभी करंट ज्यादा होती है तो कभी कम होती है। इसीलिए देखिए अभी जनरेटर के करंट पर ज्यादा लोड रख दिया जाता है तो उसकी लाइट डाउन होने लगती है, या कहीं डीजे वगैरह बज रहा है तो उसकी लाइट में कंपन आने लगता है। रीजन है उसका, क्योंकि जब ये कुंडली बार बार अपने स्थान पे मोशन कर रही है और ओवरलोड रख करके जनरेटर चलाया जा रहा है, तो ये लोड ज्यादा होने की वजह से कुंडली को स्थान परिवर्तन करने में थोड़ा समय लग जाता है, जिसकी वजह से वो लाइट हमको हल्का डाउन और फुल होती हुई दिखाई देती है, ठीक है। यही रीजन होता है इसका। तो यही इतना इसका कार्य सिद्धांत है, ठीक। इसके बाद अब हम अगले टॉपिक पर चल रहे हैं, इसका दूसरा पार्ट जिसे प्रत्यावर्ती धारा डायनेमो कहा जाता है, उसकी तरफ चलते हैं। इसका दूसरा पार्ट आपके सामने आ गया है, प्रत्यावर्ती धारा डायनेमो। इसका आपको पूरा नाम बताया गया कि इसका पूरा नाम एसी होता है। ये एसी करंट देता है। एसी का मतलब होता है अल्टरनेटिंग करंट। ये भी आपका उसी डायनेमो के जैसे व्यवहार करेगा। हमने इसकी रचना में क्षेत्र चुंबक, आर्मेचर, सर्पी वलय या ब्रुश पढ़ा है। उसकी रचना में हमने पढ़ा था क्षेत्र चुंबक, आर्मेचर, विभक्त वलय या ब्रुश। विद्युत धारा जनित्र डायनेमो प्रत्यावर्ती धारा या दृश्य धारा दोनों में बस केवल एक पॉइंट का अंतर है कि दृश्य धारा डायनेमो में आपको विभक्त वलय लगा हुआ मिलेगा और यहाँ पर यानी प्रत्यावर्ती धारा डायनेमो में आपको सर्पी वलय लगा हुआ मिलेगा, ठीक है। इसके फिगर में थोड़ा सा ध्यान देते हैं, चित्र कैसे बनता है इसका। सब कुछ मामला वही रहता है, बस केवल आगे जहां हम ला करके विभक्त वलय जोड़े थे बेटा, वहीं पे ला करके हम सर्पी वलय जोड़ देते हैं और सर्पी वलय कुछ इस आकार में होता है। ठीक है ना, इस आकार में बनता है इसका फिगर। वर्क लगभग उसी के जैसा होगा। क्षेत्र चुंबक जैसे उसमें परिभाषा बताए थे उसी तरीके से यहाँ पे आप बता सकते हैं कि यह एक अस्थायी शक्तिशाली चुंबक होता है जो दो ध्रुव खंडों N तथा S में विभक्त होता है। इसके बाद आर्मेचर में आते हैं। उसमें भी आर्मेचर की परिभाषा आपको बताई गई, इसमें भी वही परिभाषा दी जाएगी कि दोनों ध्रुवखंड चुंबकों के बीच में एक ABCD नामक कुंडली लगी होती है जो नर्म लोहे के क्रोड की बनी होती है। इस पर तांबे के पतले पृथक्कृत तारों का कई फेरा चढ़ा होता है। जब कुंडली चुंबक के बीच में घूर्णन करती है तो यहाँ पर लगे सर्पी वलय या ब्रुश के माध्यम से धारा एकत्रित होकर के बल्ब के पास तक आती है और यह हमें पर्याप्त करंट देता रहता है। यही चीज आपको उसमें भी लिखना है, ठीक है। अगर हर एक चीज आपको लिखना होगा बेटा तो वीडियो को थोड़ा थोड़ा स्टॉप करके आप लोग लिख सकते हैं, काहे कि अगर हम पूरा मैटर यहाँ लिख करके दिखाते हैं व्हाइट बोर्ड पर तो बहुत समय लग जाएगा, वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। वैसे भी हम टारगेट बना के रखे हैं कि 1 घंटे की वीडियो में अगर आप फुल वॉचिंग देते हो तो निश्चित है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव जिंदगी में कभी नहीं भूलेगा। केवल वीडियो को